हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब फिजिक्स अकेडमी। अपन जैसे कि पिछले लेक्चर में अपन आवेश के बारे में स्टडी कर रहे थे कि कोई वस्तु पर कैसे आवेश आता है, आवेश क्या होता है। आज अपन आवेश के बारे में अपन ने की पॉइंट बनाए हैं, जो ये है आवेश के प्रकार क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की मात्रा क्या है। क्योंकि कोई भी राशि होती है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा जो वजन है वो 50 है, तो क्या इससे पता चल जाएगा कि मेरा वजन 50 है? क्या है 50 सेकंड है, 50 मीटर है। तो अपन को किसी भी फिजिक्स की जो किसी भी क्वांटिटी होती है, जिसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसे शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी अपन आवेश को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को एक उसका यूनिट चाहिए, जो अपन पढ़ेंगे आवेश के मात्रा। ओके, नेक्स्ट है आवेश के गुणधर्म। आवेश के साथ क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये अपन पढ़ेंगे। ओके राइट। तो सबसे पहले है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, ओके। आवेश कितने टाइप्स के होते हैं? तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। एक होता है जिसका नाम है धनावेश, और जो दूसरा आवेश है उसका नाम है ऋणावेश। ओके, दो प्रकार होते हैं आवेश के, धनावेश और ऋणावेश। ये धनावेश और ऋणावेश कब उत्पन्न होते हैं? कोई भी वस्तु धनावेश तो कब हो जाती है, ऋणावेश कब हो जाती है? पिछले लेक्चर में हमने स्टडी की थी कि कोई भी दो वस्तुएं आवेशित हो सकती है। यूनानी वैज्ञानिक थैलेस ने बताया था स्टार्टिंग में, उसके बाद में साइंटिस्ट गिलबर्ट ने बताया था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। अब आवेशित कोई भी वस्तु दो प्रकार से आवेशित होती है, कोई भी वस्तु दो प्रकार से आवेशित होती है, या तो वो धनावेशित हो सकती है या फिर वो ऋणावेशित हो सकती है। तो धनावेशित कब होती है और ऋणावेशित कब होती है? तो देखिए, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो वह धनावेशित हो जाती है, वह वस्तु धनावेशित हो गई। यदि किसी वस्तु ने अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उसमें गुण आ गया, उस गुण का क्या नाम है? आवेश है। और आवेश कौन सा? धनावेश, राइट। ऋणावेश कब आता है? यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है, तो वह क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? वह ऋणावेशित हो जाती है। तो बताइए, वस्तु ऋणावेशित कब होगी? यदि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो वह क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। यदि वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर दिया, तो वह क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ये रीजन क्या है? त्यागने से धनावेशित हो गई और ग्रहण करने से ऋणावेशित हो गई। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि जब कोई भी वस्तु स्टार्टिंग में उदासीन होता है, क्या
क्या होती है वस्तु स्टार्टिंग में उदासीन होती है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था उदासीन होती है, फिर उसमें आवेश जनरेट हो जाता है, फिर वो क्या हो जाती है आवेशित हो जाती है रगड़ने से या और कई कारणों से निरावेशित हो जाती है। लेकिन पहले वस्तु क्या रहती है, स्टार्टिंग में वस्तु क्या रहती है, उदासीन रहती है। तो ये निरावेशित कैसे हुई, इसका एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कांच है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कांच का। मान लो कांच के पास है ना 10, कांच के पास 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है इलेक्ट्रॉन है, राइट। आपको पता है केमिस्ट्री के एटम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ होता है तो उसके परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो 10 और जो न्यूट्रॉन होता है वो जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, ओके। तो 10 कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, कांच ले लिया एग्जांपल, ओके, कि कांच में 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो 10 प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा प्लस, और 10 इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा माइनस, और दोनों 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को यदि जोड़ेंगे तो चार्ज का मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। चार्ज का मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ओके। चार्ज का मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, दोनों को जोड़ा, राइट। तो स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, शून्य, किस पर, कांच पर। कब, जब उसके पास 10 प्रोटॉन है, 10 ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, जोड़ के देखते हैं कि कांच पर टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, कुल चार्ज कितना है, कुल आवेश कितना है कांच पर। मुझे पता चला कि शून्य है, क्योंकि प्रोटॉन जितना चार्ज ही इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन भी 10 है और 10 प्रोटॉन क्या हो गया, 10 इंटू प्रोटॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, ओके, एंड प्लस इलेक्ट्रॉन 10 है क्या, 10 इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। जब आप इनको जोड़ोगे टोटल चार्ज निकालोगे, कांच पर टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना आ गया अपने पास आ गया, ये आ गया अपने पास 16 into 10 की पावर -19 और ये आ गया माइनस का 16 into 10 की पावर -19 और जो नेट चार्ज है वो कितना आ गया, शून्य आ गया। कहने का मतलब आप क्या बोलोगे कि कांच भी क्या है, उदासीन है। कांच उदासीन है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर है, और जब किसी में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो वो उदासीन होता है। अब क्या हुआ, ये वस्तु आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि कांच क्या हुई थी, पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग कांच अनावश्यक था। तो मान लो इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, माना कांच ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब बताइए आप, कांच के पास एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो बताइए प्रोटॉन तो कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं 10 प्रोटॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पहले 10 थे, एक उसने निकाल दिया तो अब उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन ही रह गए। अब निकाल लो आप टोटल चार्ज कितना आया, तो प्रोटॉन 10 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम प्लस 9 इलेक्ट्रॉन 9 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए मैंने यहां पे ले लिया नेगेटिव लिया। बताइए जीरो हुआ, नहीं हुआ जीरो। देखो इधर मैंने क्या किया, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम को कॉमन ले लिया और 10 - 9 and qt equal to 10 में से 9 को घटाया तो 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम चार्ज आ गया मेरे पास। क्या माइनस का या प्लस का आया, प्लस का आ गया, जो कि चार्ज किसके तुल्य होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। तो बताइए आप अच्छे तरीके से समझ गए कि इस पर कौन सा चार्ज आ गया, अब कांच पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। कब आया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया।
ओके राइट। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। और मैंने एग्जांपल दिया है कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसको ऋणावेश रहता है, और यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है तो उसको क्या रहता है, धनावेश रहता है। और धनावेश कैसे आया, ये इस फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो धनावेशित हो जाती है। इसका मैंने एग्जांपल यहाँ समझाया है, ये रहा 5 वाला, स्टार्टिंग में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और कैसा है, स्टार्टिंग में उसके पास चार्ज कितना है, 0 है, और जब इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अरे तो धनावेश ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन या तो त्यागे जाते हैं या ग्रहण करे जाते हैं, उससे पहले नहीं आता है, वस्तु न्यूट्रल रहती है। ओके, तो त्यागा, तो देखिए 1+ आ गया। इसी के अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल हो जाएगा, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूं, फिर अपने पास वहां क्या था, एबोनॉइड था, क्या था, गिलबर्ट का सेकंड प्रयोग था एफर। याद कीजिए गिलबर्ट का सेकंड प्रयोग क्या था, एफर। गिलबर्ट का सेकंड प्रयोग क्या था, एफर, एबोनॉइड एंड फर, ठीक है, जहां पर फर पर पॉजिटिव आया था और एबोनॉइड पर नेगेटिव आया था। तो कैसे आया था, तो सपोज वो एग्जांपल बताता हूं, सेकंड का एग्जांपल बताता हूं मैं, कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है ना, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे आता है, देखिए, मान लो इसके पास एबोनॉइड है, स्टार्टिंग में तो एबोनॉइड है, उसके पास 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए टोटल चार्ज कितना हुआ, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन 0। जब आपने क्या किया, एबोनॉइड को रगड़ा, तो किसी कारणवश ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल के और कहां गए, एबोनॉइड पर गए, एबोनॉइड ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब बताइए, अब जो मैं बताइए एबोनॉइड, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, तो अब बताइए एबोनॉइड के पास कितने तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 5 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 5 थे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर किया, जब एबोनॉइड और फर को रगड़ा, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन थे, बट जिसमें इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से बंधे होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए और एबोनॉइड के पास आ गया, तो एबोनॉइड के पास 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताइए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज निकालिए आप, कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, 5 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन से 5 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, 5 प्रोटॉन से 5 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया एक्स्ट्रा, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम आ गया। देखिए नेगेटिव चार्ज आया है क्या, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है क्या, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, स्टार्टिंग ये रहा, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, इसने त्याग कर दिया, तभी तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही रह गए थे, तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ जाता है, राइट। आप समझ गए होंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, धनावेश और ऋणावेश। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था इसके बारे में। और ये धनावेशित और ऋणावेशित कब होती है वस्तु, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है तो उस पर धनावेश आ जाता है, ओके, क्योंकि वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए वहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और यदि कोई वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है तो क्या होता है, उस पर क्या जाता है, ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, उसके पास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ओके राइट। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट है आवेश की मात्रक। आवेश की मात्रक, तो आवेश की मात्रक क्या है, आवेश की मात्रक, आवेश की यदि पर लिखे तो कैसे लिखे, आवेश के मात्रक, आवेश की मात्रक जो छोटी कंप्यूटेशनल एग्जाम में की है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, हमेशा यूनिट का, हमेशा चाहे एयरफोर्स के एग्जाम हो, चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे लोकल छोटी सेकेंडरी एग्जाम में यूनिट का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो यहाँ पर यदि अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसे लिखना चाहते हैं, तो अपन को मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ओके। तो वैसे आवेश का मात्रक है, आवेश को अपन कैसे लिखे, तो अपन एक चीज जानते हैं कि धारा बराबर होती है आवेश बटा समय।
I बराबर होता है Q बटा T। आवेशों की परिवाही दर को धारा कहते हैं, आवेशों की परिवाही दर को क्या कहते हैं, धारा। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो गया, IT। Q बराबर क्या हो गया, IT। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको मात्रक निकालना है तो मात्रक हमेशा फॉर्मूले के बिना नहीं आ सकता, पहले उसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए और उसके बाद में आप उसका मात्रक निकाल सकते हो। ओके, तो मात्रक सूत्र मैंने इसका बना लिया, फॉर्मूला मैंने बना लिया, Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT। तो बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सबसे पहले बनाऊंगा एमकेएस मात्रक। एमकेएस मात्रक क्या हो जाएगा, एमकेएस आप जानते हो, ओके, नॉर्मल पद्धति। एमकेएस धारा, धारा का क्या होता है, धारा का हो जाएगा एम्पियर। समय का क्या हो गया, सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस वर्ड कि एमकेएस मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक क्या होता है, भाई एमकेएस मात्रक क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। एमकेएस मात्रक क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड। ओके, हाँ, इसका एसआई मात्रक बताइए क्या होता है, एसआई मात्रक। इस एम्पियर इनटू, आपको पता है एसआई मात्रक क्या होता है, एमकेएस की आधुनिक पद्धति है, एमकेएस की आधुनिक पद्धति है। यदि कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस की आधुनिक पद्धति है। एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस की आधुनिक पद्धति है। ओके, तो यहाँ पर एम्पियर इनटू सेकंड को एक नया नाम दिया गया है जिसे कहते हैं कूलॉम, जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से नहीं, स्मॉल सी तो धारिता का मात्रक होता है। ओके, स्मॉल सी होता है उसको ऊपर धारिता से, सॉरी धारिता का मात्रक नहीं, धारिता से प्रदर्शित करते हैं, धारिता का मात्रक फैराड होता है, बट स्मॉल सी जहां आ जाता है वहां संधारित्र को माना जाता है। ओके राइट, ठीक है। तो कैपिटल सी कूलॉम, कूलॉम इसका ऐसा मात्रक है। तो कहीं भी यदि आपको कुछ चार्ज दिखाना है तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, कूलॉम जरूर लगाना है, जैसे 5 कूलॉम जरूर लगाना है। ओके राइट, तो एमकेएस मात्रक हो गया, एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टेट कूलॉम, क्या हो जाएगा, स्टेट कूलॉम। ओके, कुछ अन्य मात्रक है, एमकेएस एसआई सीजीएस मात्रक हो गया, कुछ अन्य मात्रक है जैसे स्थिर वैद्युतीय मात्रक, स्थिर वैद्युतीय मात्रक। स्थिर वैद्युतीय मात्रक क्या होता है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ये सीजीएस मात्रक की कैटेगरी में ही आते हैं, राइट। आवेश का स्थिर वैद्युतीय मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फ्रैंकलिन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फ्रैंकलिन। ओके राइट, और चुंबकीय मात्रक क्या होता है, चुंबकीय मात्रक। तो चुंबकीय मात्रक क्या होता है इसका, चुंबकीय मात्रक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे अपन एक कूलॉम भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, एक कूलॉम भी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसे एक कूलॉम भी कहते हैं, ये आवेश का चुंबकीय मात्रक है, ये आवेश का स्थिर वैद्युतीय मात्रक है। ओके, ESU चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो गया। हाँ, अपन देखते हैं सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है आवेश का, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में 1 नंबर के रूप में क्वेश्चन आ चुका है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, 1 नंबर के रूप में क्वेश्चन आ चुका है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है। क्यों, क्योंकि 1 फेराडे इक्वल टू 6500 कूलॉम आते हैं, 1 फेराडे में 6500 कूलॉम आते हैं, 1 फेराडे में 6500 कूलॉम आते हैं। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा, फेराडे होगा। ठीक है, तो अपने माइंड में ये है कि 1 कूलॉम बराबर कितने ESU होते हैं, 1 कूलॉम बराबर कितने EMU होता है। यदि सबसे बड़ा मात्रक ये है तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, बहुत सारी बातें दिमाग में ही, तो सबसे बड़ा मात्रक पढ़ लिया तो सबसे छोटा मात्रक भी पढ़ते हैं अपन। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है, वो होता है ESU, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ओके राइट, तो सबसे छोटा जो मात्रक है वो कौन सा है, ESU। ESU क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ओके, आपको क्या पता चला कि सबसे छोटा मात्रक है, क्योंकि आपने जो बड़ा मात्रक है उसको तो
आपने बता दिया कि 1 फैराडे बराबर 6500 कूलम होते हैं कि 1 फैराडे के अंदर 6500 कूलम आ जाते हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ? फैराडे हुआ। छोटा कैसे है ये? कूलम से भी छोटा है ये। क्यों है छोटा ये इशू? क्योंकि देखिए यार छोटा क्यों है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाती है 1 कूलम के अंदर ही। वेरी इंपॉर्टेंट सारे मात्रा कंप्लीटली 1 कूलम होता है उसके अंदर ही 3 × 10 की पावर 9 ये से 3 × 10 की पावर 9 का मतलब क्या हुआ? आप जोड़ो इकाई इकाई से 10 लाख ऐसे आप करके जोड़ लो कितना हो गया? 1 कूलम के अंदर कितने ईएसयू समाहित होते हैं। तो छोटा कौन हुआ? कूलम हो गया ईएसयू। इतने सारे ईएसयू आ गए 1 कूलम में। छोटा कौन हुआ? ईएसयू, राइट? ईएसयू सबसे छोटा है जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा सबसे बड़ा मात्रा आवेश का सबसे बड़ा मात्रा इंपॉर्टेंट आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या है? फैराडे। सबसे छोटा मात्रा कौन सा है? फ्रैंकलिन, जिसे ईएसयू भी कहते हैं। साबित करो, साबित कर दिया 1 फैराडे में 6500 कूलम आ जाते हैं, जबकि 1 कूलम में 3 × 10 की पावर 9 ईएसयू आ जाते हैं, तो छोटा हुआ ईएसयू, राइट? अब अपने दिमाग में ये आ गई कि 1 कूलम में ईएमयू कितने होते हैं? तो 1 कूलम में ईएमयू होते हैं 3 1/10 ईएमयू होता है। ओके, 1 कूलम जो होता है 1 कूलम जो होता है उसमें कितने ईएमयू होते हैं? 1/10 ईएमयू होते हैं। और 1 कूलम में ईएसयू होते हैं 3 × 10 की पावर 9। तो इन दोनों में अपन समाधान निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? राइट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो 1 कूलम में 3 × 10 की पावर 9 ईएसयू होते हैं और 1 कूलम में 1/10 ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि चुंबकीय मात्रक है। विद्युत चुंबकीय मात्रक कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और स्थिर विद्युतीय मात्रक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसे क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन कहते हैं। ओके, तो देखिए ईएमयू ईएसयू ये 10 ऊपर गया तो 3 × 10 की पावर 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। ईएमयू को यहीं का यहीं रहने दिया, ईएसयू को बट्टे में ले आए। ईएसयू 3 × 10 की पावर 10 ईएमयू बटा ईएसयू का अनुपात, और 3 × 10 की पावर 10 आपको पता है क्या कि सीजीएस में प्रकाश का वेग होता है। सीजीएस में क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। और ये दोनों सीजीएस में आते हैं, ये जो दोनों तीनों है ये सीजीएस सिस्टम में आते हैं। स्टेट कूलम होता है वैसे, और ये भी सीजीएस में आती है ईएसयू और ईएमयू। ओके, तो सीजीएस में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो है ना। एमकेएस में होता है 1 मीटर में कितना हो गया आपका? 100 सेंटीमीटर, और 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। किसमें? सीजीएस में हो गया। तो बताइए ईएमयू एंड ईएसयू का अनुपात होता है उस सीजीएस के प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे आवेश के कंप्लीट मात्रक होंगे। आवेश का मात्रक एसआई मात्रक जो एमकेएस मात्रक होता है, एमकेएस मात्रक होता है वो होता है एम्पीयर/सेकंड होता है, और जो एसआई मात्रक होता है वो तो कूलम होता है। एसआई मात्रक ही एमकेएस का आधुनिक एमकेएस की जो आधुनिक एमकेएस पद्धति उसे एसआई कहते हैं। उसमें वैज्ञानिकों के नाम पर उसका यूनिट रखा जाता है। तो चार्ज के बारे में कूलम ने अपना फोर्स दिया था, ठीक है, तो इसलिए कूलम के नाम से इसे रखा गया। कैपिटल सी, नो स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी रिप्रेजेंट टू कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सीजीएस मात्रा एक कूलम हो गया। स्थिर विद्युत ईएसयू जिसे फ्रैंकलिन कहते हैं, चुंबकीय मात्रा ईएमयू 1 कूलम। सबसे बड़ा मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट फैराडे, सबसे छोटा मात्रा फ्रैंकलिन, बड़ा फैराडे, छोटा फ्रैंकलिन ईएसयू, और इन दोनों में ईएमयू और ईएसयू में संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है अपना आवेश के गुणधर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है आवेश के गुणधर्म। आवेश के साथ क्या क्या होता है? गुणधर्म का मतलब है यदि कोई निकाय हो और उसमें बहुत सारे चार्ज हो, बहुत सारी वस्तुएं हो, किसी वस्तु पर 2 कूलम, किसी वस्तु पर
आवेश की योज्यता, आवेश को जोड़ना है तो कैसे जोड़े, क्योंकि जोड़ना भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने जोड़ दिया। एक तो बीजगणितीय योग होता है, एक सदिश योग होता है, ओके, तो कैसे जोड़े। इससे पहले एक बार मैं इसमें बता देता हूँ, मैंने मात्रक बता दिया था, ठीक है, और मात्रक के साथ इसकी बीमारी बताई थी। तो इसकी जो बीमा होती है, आवेश की जो मैंने बीमारी बताई थी, मात्रा की बता दिए थे, तो बीमा होती है, वो बीमा क्या होती है, तो बीमा होती है एम्पीयर की होती है A1 और समय की होती है T1। तो याद रखिएगा A1 T1, A1 T1, बीमा क्या होती है A1 T1, क्योंकि एम्पीयर की होती है, आधार की होती है एम्पीयर, समय की होती है T, A1 T1। और ये राशि कौन सी है, सदिश राशि है, दिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ओके। तो ऐसी राशियां जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको पता है किसी भी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को 11th में आप पढ़ चुके हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को q से प्रदर्शित करते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटीज को q बराबर n u से रिप्रेजेंट करते हैं, n u, जहां पर n उसका संख्यात्मक मान होता है और u क्या होता है, उसका यूनिट होता है, ओके। तो इसे परिमाण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिमाण, इसे क्या कहते हैं, परिमाण। परिमाण में क्या किया गया, परिमाण में संख्यात्मक मान आ गया, साथ में मात्रक आ गया, परिमाण में संख्यात्मक मान आ गया, साथ में मात्रक आ गया, इसे मिला के क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो ऐसी राशियां जिनको केवल संख्यात्मक मान चाहिए और क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, जैसे 5 कूलम, अब इसका मात्रक 5, मात्रक क्या हो गया, कूलम, तो 5 तो क्या हुई, नंबर्स, u क्या हो गया, मात्रक, कूलम क्या हो गया, मात्रक हो गया, तो हमको 5 कूलम मतलब केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ रही है, आगे डायरेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो आवेश की गुणधर्म, आवेश की योज्यता। दूसरा जो गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा जो गुणधर्म है वो है आवेश का संरक्षण। चौथा जो गुणधर्म है वो है आवेश की निश्चलता, ओके। आवेश के 4 गुणधर्म है, योज्यता, क्वांटीकरण, संरक्षण, निश्चलता। इनमें अपन पढ़ेंगे कि आवेश के साथ आवेशों का योग कैसे करते हैं, किसी वस्तु पर आवेश का मान कितना हो सकता है, किसी वस्तु पर आवेश का मान किसके तुल्य हो सकता है, कितना हो सकता है, आवेश का संरक्षण, क्या आवेश को नष्ट किया जा सकता है, क्या आवेश को उत्पादन किया जा सकता है, आवेश की निश्चलता, यदि कोई वस्तु है उस पर +5 कूलम चार्ज है, ठीक है, यदि वो वस्तु गति करने लग गई तो क्या उसका जो आवेश है वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, ये सब कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, ओके राइट, जो कि